साथियों नमस्कार। आज हम राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 की धारा को समझने का प्रयास करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब हमें प्राप्त हुआ, इस एक्ट में कितने अध्याय हैं और किन विभिन्न धाराओं में किन किन बातों का उल्लेख है। इन सभी मसलों का, इन सभी अध्यायों का और धाराओं का पढ़ेंगे और सीखेंगे हम। राइट टू एजुकेशन क्यों आवश्यकता पड़ी, राइट टू एजुकेशन से क्या सीख मिलती है, राइट टू एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और राइट टू एजुकेशन ने क्या आमूलचूल परिवर्तन किया है, इन सभी बातों का जिक्र हम करते हैं। आइए देखते हैं कि आरटीई 2009 के अध्याय में क्या बातें कही गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किसने की? सबसे पहले शिक्षा की कल्पना 1910 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने की थी 1910 में। 1937 में महात्मा गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक बैठक में इसका जिक्र किया था कि निःशुल्क शिक्षा और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। 1944 में सार्जेंट योजना बनी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कि उसके बारे में सोचा गया कि कुछ न कुछ किया जाए। और आज़ादी के बाद देखा जाए तो शिक्षा पर कोई आयोग यदि बना तो उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके नाम पर हम राधा कृष्णन, ये हमारे राष्ट्रपति भी हुए, सर्वप्रथम इनका आयोग बना इनके नेतृत्व में। तो इनके आयोग में विभिन्न बातों का उल्लेख किया गया और उसमें ये बताया गया कि शिक्षा ज़रूरी है और लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसके बाद यदि इसकी कल्पना को देखें तो कई एनपीई आए, यानी नेशनल प्लानिंग एजुकेशन। अगर उनमें देखा जाए तो नेशनल प्लानिंग एजुकेशन एनपीई विभिन्न सनों में आए। सबसे पहले 1968 में, यानी उसके पहले जो है 1968 से विभिन्न अंग्रेज़ों के द्वारा मैकाले शिक्षा और तमाम प्रकार की गतिविधियां चलती रहीं। आज़ादी के बाद से, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के बाद से नेशनल प्लानिंग एजुकेशन में 1968 और 1968 के बाद 1986, 1988, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर 1988 और 1992 में राममूर्ति कमेटी बनी, जो विभिन्न संशोधनों, इसमें कुछ सुधार करके या शिक्षा बिना बोझ के, डॉक्टर राममूर्ति कमेटी के निर्देशन में ये सब सारी प्रक्रिया देखी गई। 1988 में भी ये प्रक्रियाएं चलती रही। शिक्षा नीति में 1992 की 17 वर्षों के बाद इसमें सुधार किया गया और 20 जुलाई 2009 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को राज्यसभा में जो है सबसे पहले पेश किया गया कि इसको पास किया जाए, इसकी ज़रूरत है पूरे देश को। तो 1992 में राममूर्ति कमेटी के बाद 17 वर्षों के बाद आरटीई 2009 बना। तो उसमें देखा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, सभी को शिक्षा मिले, इस प्रकार का प्रावधान किया गया। तो 4 अगस्त 2009 को, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पेश किया गया और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 अगस्त 2009 को शिक्षा के इस अधिकार को उस समय के महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो महामहिम राष्ट्रपति जी थी, उनके सिग्नेचर के बाद, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही
पारित होता है वो भारत देश पर लागू होता है, वह मूल संविधान में आता है। तो यह उनके सिग्नेचर के बाद पारित कर दिया गया। 27 अगस्त 2009 को शिक्षा के इस अधिकार की उद्घोषणा की गई और यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूरे भारत में लागू हुई। उस समय जम्मू कश्मीर में कुछ धारा 370 के चलते वहाँ उस एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत भर में यह तुरंत के तुरंत ही लागू हो गया जो है। और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य समावेशी शिक्षा, बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और तमाम प्रकार की विकृतियाँ थी, भारत समृद्ध नहीं था, तो छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते थे कि कुछ भी मिल जाए जिससे जीविकोपार्जन हो। धीरे धीरे स्थिति समाज की सुधरी, शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों में शिक्षा की कल्पना बढ़ी और शिक्षा का अर्थ समझ में आया, और क्योंकि उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान शिक्षा की तरफ बढ़ा और सरकार का भी इसमें धीरे धीरे परिवर्तन करके चीज़ों को क्रियान्वित किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत देश विश्व का 135वां देश बना। विश्व का 135वां देश बना ये, जिसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया और बाल शोषण के खिलाफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, बालकों को न्याय दिया गया, बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए। तो अध्याय 1 से हम देखें प्रारंभिक में तो उसमें 2 धाराओं का उल्लेख था। पहला था कि धारा 1 में वही नाम का उल्लेख RT 2009 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार विस्तार। अगर इसका देखा जाए तो पूरे भारत भर में, जम्मू कश्मीर कुछ समय 370 के प्रावधान को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। धारा 2 धाराओं का उल्लेख का से माँ तक किया गया। इसमें उल्लेख किया गया कि जो पिछड़े बालक हैं उनकी शिक्षा को ध्यान में रखा गया, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया, बालक से आशय बताया गया कि 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांगों में कहा गया कि 6 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए तो प्रारंभिक शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया, इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत। विद्यालयों के प्रकार में सरकारी तथा निजी जो सरकार द्वारा अनुदानित हों खास श्रेणी में, इन सभी में इसको लागू किया गया। अध्याय 2 में जैसे आप देख रहे हैं कि बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और इसमें 3 धाराओं का उल्लेख है, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो धारा 3 में कहा गया कि बालक का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, RT 2009 की धारा 4 के तहत बालक को अपनी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, ये नहीं कि अब उसकी आयु 15 साल हो गई है तो अब उसको कक्षा 1 में बैठा दिया जाएगा। यानी ये अधिकार दिया गया है कि उसकी जो आयु है उसी के अनुरूप वह शिक्षा उसे उस कक्षा के दर्जे में दर्जा प्राप्त होगा, उसे उसी कक्षा में भेजा जाएगा। तो ये सब धारा 4 में था। धारा 5 में था कि जैसे कोई बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है और उसके द्वारा TC मांगा जाता है, तो तुरंत TC मांगने पर तुरंत TC प्रदान किया जाए, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बालक अन्यत्र अध्ययन करने हुए जाना चाहता है तो उसको विद्यालय तुरंत TC प्रदान कर देगा। अध्याय 3 में देखें तो अध्याय 3 में है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्यों को विभिन्न धाराओं में जोड़ा गया, धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 के माध्यम से। तो धारा 6 में हम देखें तो नवीन विद्यालयों की स्थापना और RT 2009 की धारा 6 के तहत शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर प्राथमिक व प्रति 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यानी 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राइमरी स्कूल, यानी 6 से 8 तक के प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। तो ये प्रावधान धारा 6 में किया गया।
धारा 7 में कहा गया कि वित्तीय प्रबंधन शिक्षा के इस अधिकार के तहत खर्च होने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी जितना भी वित्तीय प्रबंधन के लिए शुल्क लगेगा ये सब राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से देखी जाती है। तो इसमें जो है भूमिका तय की गई कि 65:35 65:35 यानी 65 केंद्र देखेगा, 35 राज्य देखेगा, सेंट्रल और स्टेट में बंटवारा देखा गया। धारा 8 में देखा गया कि समुचित सरकार के कर्तव्य RTE 2009 के तहत पूरी तरीके से प्रावधान किया जाएगा। उसके तहत समुचित सरकारों के द्वारा शैक्षणिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी निःशुल्क किताबें और ये सब चीज़ों का प्रावधान किया जाएगा इसमें जो है। और एक प्लानिंग बनेगी शैक्षणिक योजनाओं की कि किस माह में क्या क्या चीज़ें कब तक पढ़ लेनी चाहिए, तो इन सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। केंद्र और राज्य सरकार की शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, यानी ब्लॉक लेवल पर खंड शिक्षा अधिकारी, उसके नीचे NPRC और तमाम प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिनके संरक्षण में देखरेख किया जाएगा। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य RTE 2009 की धारा 10 के तहत प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कराएंगे। यानी एक माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको ज़रूर से ज़रूर जरूरी जो शिक्षा कही जाती है, अनिवार्य शिक्षा जो कही जाती है, उसको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कराने में भूमिका अपनी अदा करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा RTE 2009 की धारा 11 के तहत 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा का जो आंगनवाड़ी हैं उनके माध्यम से पूर्ण कराए जाने का प्रावधान किया गया है। आप जानते होंगे कि आंगनवाड़ी देखते होंगे चुनाव के समय जो पर्चियाँ वितरित करना और तमाम गतिविधियों में इनकी संलिप्तता रहती है, तो उसके अनुरूप इनका कार्य निर्धारित किया गया कि 3 से 6 वर्ष में जो है ये बालकों की शिक्षा की व्यवस्था आंगनवाड़ी करेंगी। अध्याय 4 में हम देखें तो इसमें कहा गया है कि विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य और कर्तव्य एवं अधिकार उनके सारे का इसमें प्रावधान किया गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले कहा जाता था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और बालक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया गया, बाल केंद्रित। तो धीरे धीरे परिवर्तन इसमें देखने को मिला। तो अध्याय 4 में देखें तो उसमें धारा 12 में कहा गया कि 25% पदों पर RTE के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश दिया जाएगा। और धारा 12 के तहत ही ये कहा गया कि प्रारंभिक कक्षा में 25% निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा, यानी किसी भी विद्यालय में 25% निःशुल्क प्रवेश किया जाएगा, यानी जो भारत सरकार द्वारा अनुदानित हो, सरकार द्वारा अनुदानित हो और जो सरकार के संस्थान हैं। धारा 13 में प्रवेश शुल्क न लेना RTE 2009 की इसमें बताया गया कि धारा 13 के तहत इसमें प्रवेश शुल्क आप नहीं लेंगे, इसमें प्रावधान किया गया। और लिए जाने पर और यह सूचना दी गई तो 1 वर्ष का कारावास एवं लिए शुल्क, यानी अगर FIR या इसके लिए कुछ भी किया गया जो है, यानी शुल्क लिया गया प्रवेश शुल्क, तो FIR कराने पर इसमें जुर्माना लगेगा और जितना शुल्क लिया गया है उसके 10 गुना और 1 साल की सज़ा होगी। धारा 14 में कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र RTE 2009 की धारा 14 के तहत किसी भी बालक को बिना आयु प्रमाण पत्र के विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए 3 प्रपत्र इसमें निर्धारित किए गए कि अस्पताल की पर्ची, आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र, माता पिता की शपथ पत्र, इन तीनों में यदि कोई है तो उसे प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। और धारा 15 में प्रावधान किया गया कि प्रवेश तिथि का विस्तार प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश से वंचित रहने वाले बालक अधिकतम 6 माह के भीतर प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक, इसमें प्रावधान किया गया। धारा 16 में कहा गया है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, ये महत्वपूर्ण है, इसको बहुत चर्चित है कि धारा 16 में कहा गया कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा।
यानी फेल करने का प्रावधान सिरे से नकारा गया। इससे नकारात्मकता को इससे किनारा किया गया। 1 से 8 तक फेल ना करना। धारा 17 में शारीरिक व मानसिक दंड न देना, यानी दंड न देने का प्रावधान किया गया। धारा 18 में कहा गया कि विद्यालय की मान्यता, जो मान्यता है वो यानी कितने दिनों की है, लगभग 10,000 डे, यानी 1,000 पर डे जो है, इसमें प्रावधान किया गया। धारा 19 में कहा गया कि विद्यालय के मानक जितने भी हैं, मानक जो उनके निर्धारित किए गए, कि प्राथमिक विद्यालय में 1 सप्ताह में शिक्षण के घंटे 45 घंटे होंगे ना, और एक प्राथमिक विद्यालय में 1 वर्ष में शिक्षण के घंटे व कार्य दिवस 800 घंटे व 200 दिन को निर्धारित किया गया। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 सप्ताह में शिक्षण के उच्च घंटे 48 घंटे तैयारी सहित। उच्च प्राथमिक विद्यालय की चर्चा हो रही। प्राथमिक विद्यालय में क्या था, 800 घंटे और 200 दिन। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 सप्ताह में शिक्षण के घंटे 48 घंटे तैयारी की सहित, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 वर्ष में, यानी अब तक क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में 45 घंटे, प्राथमिक विद्यालय में 45 घंटे, और उच्च प्राथमिक में जो प्रावधान किया गया, उच्च प्राथमिक में ये प्रावधान किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रावधान किया गया कि 48 घंटे इसमें शिक्षा दी जाएगी। 48 घंटे 1 सप्ताह का ये मानक तय किया गया। और इसको हम देखें जो है आगे, इसमें जो धारा का उल्लेख मिलता है कि धारा 20 में अनुसूची में परिवर्तन, किसी भी अनुसूची में कुछ परिवर्तन होगा वो केंद्र द्वारा निर्धारित होगा। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC RTE 2009 की धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय के संचालन करते हुए SMC का गठन किया जाएगा। यानी धारा 21 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का उल्लेख किया गया, जिसके तहत विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय विकास योजना का निर्माण SMC की, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी विद्यालय विकास योजना का निर्माण। तो ये धारा 22 में प्रावधान किया गया। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण किया गया। धारा 24 में कहा गया कि शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायतों का निवारण, इसमें प्रावधान किया गया। धारा 25 में कहा गया कि शिक्षक छात्र अनुपात RTE 2009 की धारा 25 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात इस तरीके से रहेंगे कि जैसे 1 शिक्षक हैं तो 30 छात्र होने चाहिए, और 31 से 60 के बीच में 2 शिक्षक होने चाहिए, और ओवरऑल देखा जाए तो 120 और 2 से 200 के बीच में जितने होंगे, लगभग 6 शिक्षक रहने का प्रावधान इसमें किया गया। और UPS में यही चीज़ों को देखा जाए, यानी अपर प्राइमरी स्कूल में ये 1 टीचर पे 40, यानी 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर को प्रावधान किया गया। धारा 26 में देखा जाए यदि, तो धारा 26 में रिक्त पदों को भरना ये निर्धारित किया गया। इसके तहत विद्यालय में स्वीकृत पदों में से पड़े रिक्त पदों को 3 वर्ष के भीतर तत्काल भरा जाएगा। यानी जितने भी रिक्त पद हैं वो 3 साल के भीतर भरे जाएंगे, ये प्रावधान किया गया। धारा 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति नहीं, और इसमें ये कहा गया कि शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त उनकी कहीं नियुक्ति नहीं होगी। केवल 3 चीज़ों में इनकी नियुक्ति की जाएगी, जनगणना और चुनावी कार्य और राष्ट्रीय आपदा में। यानी शिक्षक 3 चीज़ों में नियुक्ति की जाएगी, जनगणना, चुनावी कार्य और राष्ट्रीय आपदा। इन 3 जगहों पर जो है शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और यदि हम देखें तो धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है। फिर हम यह देखें अध्याय 5 में
प्रारंभिक शिक्षा व पाठ्यक्रम, यानी इसमें दो धाराओं के अंतर्गत बातचीत किया गया है कि धारा 29 और धारा 30। धारा 29 में कहा गया प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण उसे पूर्ण करवाया जाएगा और बोर्ड व परीक्षा व प्रमाण पत्र प्रदान करना, क्योंकि पहले 8 तक बोर्ड होता था, 5 भी बोर्ड होता था, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किए गए। अब अध्याय 6 में देखें तो शिक्षा के अधिकार की संरक्षण, यानी इसमें विभिन्न धाराओं में बात कही गई। धारा 31 बालकों के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग करना। धारा 32 में बालकों की शिकायतों का निवारण हो, उसका उपचार किया जाए। और धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, यानी धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अध्याय 7 में देखें तो विभिन्न प्रकीर्णन यानी विस्तार करना और विभिन्न प्रकार से फैलाव कैसे हो, तो उस पर जो है बात कही गई है कि धारा 36 में प्रावधान किया गया कि दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति होनी चाहिए। दंड के विरुद्ध यानी कोई भी उस पर परिवाद नहीं चलेगा, वाद नहीं चलाया जाएगा। धारा 38 राज्यों द्वारा अपने राज्य में केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। और यदि हम अपने उत्तर प्रदेश में देखें तो इस धारा को लागू किया गया RTE 2009 की धारा 35 व 38 के तहत उत्तर प्रदेश में जो है इसका प्रावधान किया गया। और यूपी में RTE 2011 27 जुलाई 2011 को अधिसूचना द्वारा लागू किया गया। तो ये था RTE यूपी में 27 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी की गई और RTE 2011 को लागू कर दिया गया। और RTE 2009 तो लागू ही था, बाद में 27 जुलाई में उसमें कुछ न कुछ संशोधन करके 2011 को उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू कर दिया गया। तो ये है हमारा RTE 2009, जिसके माध्यमों से हमने सीखा कि विभिन्न धाराओं के माध्यम से क्या कैसे परिवर्तन थे, कि क्या कैसे संशोधन हुए। ठीक, नेक्स्ट हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। अन्य टॉपिक हम समझने का प्रयास करेंगे।